आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। मादाम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता और शहीदों के प्रति वे अगाध श्रद्धा रखा करती थीं। जैसे जैसे उन्हें अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का ज्ञान हुआ, उनके विचार क्रांतिकारी रूप धारण करने लगे। वे उन सभी गतिविधियों में भाग लेने लगीं जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रही थी। मुंबई में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते वे स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं और उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि देशों में रहकर वे लंदन पहुंची और दादा भाई नौरोजी की सचिव के रूप में कार्य करने लगीं। यहाँ उनका परिचय भारतीय क्रांतिकारियों से हुआ। 1907 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मादाम कामा ने भारत की स्वाधीनता की जोरदार वकालत की और अंग्रेजों के झूठे प्रचार का पर्दाफाश किया। 1908 में इंडिया हाउस में स्वाधीनता संग्राम की अर्धशताब्दी समारोह के अवसर पर उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित करके युद्ध पीड़ित परिवारों की सहायतार्थ भेजा था। भारत की आवाज दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए मादाम कामा ने पेरिस से वंदे मातरम नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। वे चाहती थीं कि प्रत्येक देश की महिलाएं जागृत होकर अपने देश के लिए कार्य करें। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय फौजियों को यूरोप भेजा गया, तब बंदरगाह पहुंचकर वे सैनिक टोलियों को समझाती कि मातृभूमि को गुलाम बनाने वालों की ओर से उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। फ्रांस सरकार को जब मादाम कामा की गतिविधियों के बारे में पता चला तो उन्हें एक पुराने किले में नजरबंद कर दिया गया। युद्ध समाप्ति के बाद जब उन्हें नजरबंदी से छोड़ा गया तो उनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका था। जीवन के अंतिम दिनों में मादाम कामा भारत लौट आई थीं, जहां 16 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया। सुनो भाइयों सुनो, ये देखो ये क्या लिखा है। आज गजभिये काका का ढाबा बंद रहेगा। लेकिन कल तो हम आए थे, काका ने कुछ बताया नहीं। भाई ये तो गलत है, अचानक बंद। हाँ, रात को तो मैं खाना खाने आया था, पर मुझे कुछ भी नहीं बताया। सवाल ये उठता है कि हमें खाना खिलाएगा कौन। महीने का आखिरी हफ्ता है, जेब नरम हो रही है सभी की। आज उपवास हो जाए सामूहिक। भाई मैं तो तैयार हूँ, पर पेट में दौड़ रहे ये चूहे उपवास के लिए तैयार नहीं है। तो चलो किसी मंदिर या मस्जिद के सामने चलकर बैठ जाते हैं। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला भी भगवान। सुन लो प्यारो, हंसने से पेट नहीं भरेगा, जो बचा है वो भी हजम हो जाएगा। फिर वही हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। चलो चलकर कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे गजभिये काका तो वो आ रहे हैं, देखो। पर ये उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे काका, अरे काका, काका, ओ काका सुनो तो सही। लो वो रुक गए। दादा वहीं रुकना, हम लोग आपके पास आ रहे हैं। राम राम काका। क्या काका, आज तो भूखा ही मार दिया। आज ढाबा क्यों बंद है? अरे क्या बताऊं भैया, वो चौक वाली गली में रामदासी भाई और भगवान को प्यारी हो गई, उन्हीं के दाह कर्म से आ रहा हूँ। रामदासी भाई, वो कस्तूरबा अस्पताल वाली? हाँ, पूरे 100 बरस की थी वो। गरीबों और पिछड़ों के लिए जीवन दे दिया। फ्रीडम फाइटर थी वो। अंग्रेजों के जमाने में कई बार जेल गई। उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था, सब देश के लिए दान कर गई। तब तो कोई बात नहीं, उनके लिए हम लोग आज उपवास रख सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, घर चलो, आज हम सब साथ में भोजन करेंगे। चलो चलो, मुझे नहाना भी है। ये तो जीवन है और जीवन चक्र तो अपनी गति से चलता ही रहता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
सुनो, जरा गर्म पानी रख दो। अच्छा एक काम करो, गर्म मत करो, मैं नहा लूंगा। और ये कुछ मेहमान आए हैं। अरे नवीन, जरा इन्हें बैठक में बिठाओ। जी भैया। आप लोग बैठिए बैठिए। नमस्कार नवीन भाई। अरे नमस्कार भैया, नमस्कार। आज आपको परेशान करने आए हैं हम। अरे तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बैठिए, लीजिए पानी पीजिए। दरअसल बात यह है भैया जी कि हमारी भाभी तो गई हैं मायके, अब उनके सारे काम की जवाबदारी अब मेरी हो गई। नवीन भाई, क्या करते हैं आप? भैया मैं स्कूल में प्राध्यापक हूं, पर आजकल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध कर रहा हूं। आइए गजबीए काका, नहाना हो गया आपका? हाँ, अब जरा कुछ हल्का लग रहा है। मैंने महाराज को बोल दिया है, अभी थोड़ी देर में भोजन तैयार हो जाएगा। भैया आप पूजा पाठ निपटा लीजिए, मैं इनके साथ बैठता हूं। तो नवीन भाई, आजकल आप किस सेनानी पर काम कर रहे हैं? मदाम भीकाजी कामा पर। मदाम भीकाजी कामा? ये कौन थी? भैया हमारे देश की एक साहसी महिला थीं, जिन्होंने देश विदेश में भारत की आजादी की क्रांति की अलग जगाई थी। 24 सितंबर 1861 को बंबई में एक पारसी व्यापारी सोराबजी फ्रामजी पटेल के यहां उनका जन्म हुआ। पिता ने कन्या का नाम भीकाजी रखा। घर में उसे मुन्नी के नाम से पुकारा जाता था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और विद्यालय का पूरा काम किए बिना ना तो भोजन करती थी और ना ही शयन करती थी। हर विषय में उसे सर्वोच्च अंक प्राप्त होते थे। अब बोलती भी खूब थी। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया करती थीं और बचपन में ही उसने कई भाषाएं सीख ली थी। आगे चलकर ये मदाम कामा के नाम से प्रसिद्ध हुई। भैया उनकी वाणी में वो तेज था कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 18 अगस्त 1907 जयंती का स्टुटगार्ट शहर। अब मैं निवेदन करूंगा कि मादाम कामा से आए मंच पे अपने विचार। कोई भारतीय राजकुमारी मालूम पड़ती है। काले आदमियों के देश भारत में भी इतना सौंदर्य, आश्चर्य है। बहुत प्रभावशाली और सुसंस्कृत महिला है। मादाम कामा। ये मेरे देश का झंडा है। संसार के स्वतंत्रता प्रेमी महानुभावों, ये मेरा नियम है कि मैं अपने देश का झंडा फहराकर ही बोलना शुरू करती हूँ। भारत के महान शहीदों के तप, त्याग और बलिदानों की गरिमा से युक्त स्वाधीनता के प्रतीक इस झंडे को मैंने आपके सामने फहराया है। हरा रंग भारत की धन धान्य पूर्ण हरितिमा का प्रतीक है। उस हरी पट्टी पर 8 कमल पुष्प अंकित हैं। हमारा भारत 8 प्रांतों में बटा हुआ है और 8 कमल भारतीय योग साधना के प्रतीक भी हैं। झंडे के बीच की पट्टी केसरिया रंग की है। केसरिया रंग की पट्टी पर हमारा ओजमय मंत्र वंदे मातरम अंकित है। सबसे नीचे की पट्टी लाल रंग की है। लाल रंग भारत में अनुराग का रंग माना जाता है। अनुराग एवं एकता की भावना के प्रदर्शन के लिए लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा अंकित हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। लाल रंग वैसे खूनी संघर्ष का प्रतीक भी माना जा सकता है, जिसके माध्यम से हिंदू और मुसलमान मिलकर अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए कृत संकल्प हैं। मैं अपने सम्मुख बैठे हुए संसार के सभी स्वाधीनता प्रेमी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस झंडे के सम्मान के लिए खड़े हों और इसका अभिवादन करें। धन्यवाद। आप स्वाधीनता प्रेमी महानुभावों ने स्वाधीनता चाहने वाले एक देश के झंडे का सम्मान किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने समस्त देशवासियों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत
जहां समस्त संसार की मानवता का 5वां भाग रह रहा है, वो आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चक्की में पिसकर करा रहा है। भारत के समस्त आर्थिक साधनों का दोहन करके ब्रिटेन गुलछर्रे उड़ा रहा है और भारतीय लोग दाने दाने को मोहताज होकर सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। क्या साम्राज्यवाद और समाजवाद एक साथ रह सकते हैं? मेरा प्रस्ताव है कि संसार की सारी स्वाधीनता प्रेमी जनता, संसार की मानवता के 5वें भाग भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने और समता तथा समाजवाद के पथ पर अग्रसर होने के प्रयत्न में सहयोग दें। वंदे मातरम। फिर सभी लोगों ने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ ऊंचे किए। केवल ब्रिटेन के प्रतिनिधि नहीं करते रहे, केवल ब्रिटिश के उदारवादी सदस्य हिंडमैन ने समर्थन किया। इस क्रांतिकारी महिला ने ब्रिटिश लोगों का मुंह बंद कर दिया। और भाइयों, यह झंडा भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा था, जिसका डिजाइन वीर सावरकर ने किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महान नेता लेनिन से कामा का परिचय हुआ। लो भाई, ये भगवान का प्रसाद ले लो। लो भाई नवीन, तुम भी लो। हाँ, अब आगे सुनाओ। एक दिन वो अकेली बैठी हुई थी, तभी मदाम जी कुछ खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया। मेरे देश के कई गरीब भाई भूखे सो जाते हैं। उनके हिस्से का अनाज ब्रिटिश जानवरों को खिला देते हैं। मैं कैसे खाऊं? लोगों की दशा से मेरा मन भर आता है। लेकिन मुझे कमजोर नहीं होना है। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो हम करेंगे। एक हिंसक को परास्त करने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। एक दिन लंदन में एक सभा हो रही थी। मदाम भीकाजी कामा मुख्य वक्ता थी। उनके मुख से शब्द नहीं, अंगारे निकलते थे, जिससे अंग्रेज श्रोता तिलमिला जाते थे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारत संघर्ष करेगा और आजादी प्राप्त करके रहेगा। मैं मानती हूं कि भारत के लोग अनपढ़ और भूखे हैं, पर पेट की भूख से कहीं अधिक भूख उनको आजादी की है। आप लोग रूस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर भारत के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते। कारण मैं बताती हूं। ग्रेट ब्रिटेन भारत के रक्त की बूंद बूंद चूसकर भी संसार में ये ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत हमारे शासन में सुखी है और वो स्वाधीनता नहीं चाहता। हमारे जीवन की सार्थकता देश के लिए मर मिटने में है। हम भारत के हैं और भारत भारतीयों के लिए है। मैं शेर की मांद में घुसकर ही शेर को ललकारती हूं। लंदन के घर घर में लोग भीकाजी कामा का नाम जानते थे। जासूस छाया की तरह पीछे लगे रहते थे। 1908 तक वो लंदन में रही। 1 मई 1909 को पेरिस पहुंच गईं। वहां उन्होंने वंदे मातरम अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्हें बहुत श्रम करना पड़ा था। अखबार की लोकप्रियता देखकर उसमें व्यवधान डलवाकर उसे वहां से हटा दिया गया। फिर 8 महीने जिनेवा से अखबार प्रकाशित हुआ। वहां से भी उसे हटाया गया और हॉलैंड भेज दिया गया। वाह भाई वाह! देखो, एक स्त्री होकर कितनी साहसी थी वो। अरे देश के लिए कहां कहां नहीं गई वो। ठीक कह रहे हो भैया। अनिवासी भारतीयों में स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए लंदन, फ्रांस, मिस्र, अमेरिका सब जगह गईं और अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और एक बार जब वे मिस्र की राष्ट्रीय सभा में भाग लेने के लिए गईं, तो वहां सभा में एक भी महिला को न देखकर उन्होंने कहा, मिस्र में आके मुझे आधी ही खुशी हुई है, क्योंकि मैं मिस्र का यहाँ केवल आधा प्रतिनिधित्व ही देख रही हूँ। शेष आधा प्रतिनिधित्व कहाँ है?
मैं मिस्र के सपूतों से पूछती हूँ कि आप लोगों की माताएं कहाँ हैं, आप लोगों की बहनें कहाँ हैं। आप लोग ये न भूलें कि पालना झुलाने वाले हाथ ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का बहुत योगदान रहता है। नवीन भाई, मदाम कामा भाषण ही देती रहती थी क्या? अरे नहीं भैया, मदाम कामा उन व्यक्तियों में से नहीं थी जो स्वयं दूर रहकर दूसरों को आग में कूदने का उपदेश देते रहते हैं। क्रांति तो उनके खून की हर बूंद में थी। वे बराबर इस प्रयत्न में रहती थीं कि यदि अपना गला फंसाकर भी साथियों को बचाया जा सकता है तो उन्हें अवश्य बचाया जाए। एक बार की बात है, वीर सावरकर लंदन में गिरफ्तार करके भारत ले जाए जा रहे थे। जब उनका जहाज 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के बंदरगाह मार्सिलीज के निकट पहुंचा तो वे जहाज से समुद्र में कूद पड़े। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो देखो, कोई कूद गया समुद्र में। कौन कूदा? सावरकर भाग रहा है। अरे सावरकर कौन था उसके? Who is the in charge? सिपाहियों, shoot him! गोली मारो! सिपाहियों, मारो कौन है? Shoot him! जिंदा नहीं बच के बाहर देखता हूँ कैसे जाऊंगा ये। और सावरकर गोलियों से बचते हुए फ्रांस की भूमि पर जा पहुंचे। फिर क्या हुआ? क्या वो वहां से बचकर निकल गए? नहीं, उन्हें आशा थी कि वहां उन्हें भागने के लिए कार लिए हुए मदाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा मिल जाएंगे। पर जब वे वहां नहीं मिले तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। अंग्रेज सिपाहियों ने वीर सावरकर को पकड़कर फिर जहाज की कोठरी में डाल दिया और जहाज को शीघ्र ही वहां से ले गए। तो नवीन भाई, ये क्या पहले से योजना थी कि मादाम कामा उन्हें वहां मिलेंगी? और यदि ये योजना थी तो मादाम कामा वहां क्यों नहीं आई? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल उनकी कार फ्रांस के तट पर बिल्कुल ठीक समय पर पहुंची थी। पर उनको यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि उस दिन जहाज अपने समय से बहुत पहले ही किनारे लग गया था और समय से बहुत पहले ही वहां से चल भी दिया था। इसका कारण यह था कि जब वीर सावरकर समुद्र में कूद पड़े तो उनका पीछा करने के लिए जहाज को अपनी गति बढ़ानी पड़ी, जिसके कारण वो किनारे पर समय से पहले पहुंच गया। और जब वीर सावरकर को फ्रांस की भूमि पर पकड़ लिया गया तो किसी अन्य मुसीबत से बचने के लिए जहाज वहां से शीघ्र ही चल दिया। तो क्या मदाम कामा सिर्फ विदेशों की ही गतिविधियों में भाग लेती थीं? नहीं भाई, भारत में भी उन दिनों क्रांतिकारी घटनाएं बड़ी तीव्रता से घट रही थी और मदाम कामा किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ी हुई थी। नवीन भाई, कोई और वाकया हो तो बताएं। एक बार की बात है, नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1909 को क्रांतिकारी युवक कान्हारे द्वारा कर दी गई। इसी प्रकार टिन्नेवाली के न्यायाधीश मिस्टर ऐश की हत्या 17 जून 1911 को एक क्रांतिकारी वांची अय्यर ने कर दी। जब दोनों मामलों में पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें सरदार सिंह राणा और विनायक दामोदर सावरकर पर शक हुआ। Damn it! ये पिस्टल्स इंडिया कैसे आए? सर, सरदार सिंह राणा एंड विनायक दामोदर सावरकर ने चतुर्भुज अमीन के जरिए लंदन से इंडिया भेजी। What? इन इंडियन के पास पैसा किधर से आया? सर, ब्राउन इन मॉडल का 20 पिस्टल्स इंडिया आया था, जिन्हें खरीदने के लिए मैडम कामा ने इंतजाम किया था। कैसे भी करके इन दोनों इंडियंस को गिरफ्तार किया जाए। Arrest them! मादाम कामा ने इंतजाम किया, फिर तो वो पकड़ी गई होंगी। नवीन भाई, लेकिन ये पूरा किस्सा क्या था? अरे सही बात तो ये थी कि वे 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें सरदार सिंह राणा और सावरकर द्वारा ही सरदार सिंह राणा के संदूक में रखकर इंडिया हाउस के रसोइये चतुर्भुज अमीन द्वारा भारत भेजी गई थी और ऊपर वाले पेंदे पर अन्य सामान रख दिया गया था। फिर क्या हुआ? नवीन भाई, फिर मादाम कामा का क्या हुआ? मुकदमा तो इन पर भी हुआ होगा। अरे यही तो बात थी। मदाम कामा ने फिर एक कहानी की रचना की और मिस्टर जैक्सन व मिस्टर ऐश की हत्या के संबंध में कुछ जानकारी देने की पेशकश उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल से की और ब्रिटिश काउंसिल के सामने मदाम कामा ने अपना बयान इस प्रकार दिया।
मिस्टर जैक्सन और मिस्टर ऐश की हत्या जिन पिस्तौलों से हुई हैं वे मैंने ही भारत भेजी थी। सरदार सिंह राणा और किसी अन्य का उन्हें भारत भेजने में कोई हाथ नहीं है। ये ठीक है कि वो संदूक सरदार सिंह राणा का था, पर वो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा था और सरदार सिंह को बिना कुछ बताए ही उस संदूक का उपयोग मैंने पिस्तौलें भेजने के लिए किया। इस संबंध में सावरकर को भी मैंने कुछ नहीं बताया। वे दोनों लोग निर्दोष हैं और पिस्तौलें भेजने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। ब्रिटिश काउंसिल इस बयान को सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने बयान की रसीद मदाम कामा को देकर उन्हें विदा कर दिया। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि मदाम कामा ने यह सारी कहानी की रचना अपने साथियों को बचाने के लिए की। ऐसी थी मदाम कामा। वाह नवीन भाई, क्या जीवट महिला थी। अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान खतरे में डाल दी। जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका में भारत के गौरव का डंका बजाया, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में पराधीन भारत की स्वाधीन होने की आकांक्षा को सर्वाधिक प्रचारित किया मदाम कामा ने। जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग वे देश के काम के लिए कर रही थी। देश के किसी लाडले की वीरतापूर्ण गाथा सुनकर वे खुशी के मारे नाच उठती थी और देश के ऊपर होने वाले दमन तथा अत्याचार की कहानियां सुनकर वो रो उठती थी। रात के 2 बज रहे हैं, आप आराम कर लीजिए, नहीं तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। खाने की चिंता तो आपको है ही नहीं। और क्या खाऊं? उन अत्याचारियों ने 17 अगस्त 1909 को मेरे बच्चे मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया। मेरे बच्चे, वो फंदा मेरे गले में क्यों नहीं डाला गया? क्यों नहीं मेरे गले में? दुष्टों ने उसकी हत्या कर दी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मदनलाल ढींगरा को फांसी हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर मदाम कामा उसे भुलाए नहीं भूल पाती थी। उसे बिल्कुल अपने बेटी की तरह समझती थी। जब 17 अगस्त 1909 को उसे फांसी हुई थी तो कुछ दिन तक मदाम कामा पागलों जैसा व्यवहार करती रहीं और भारत के डॉक्टर अविनाश भट्टाचार्य जब सन 1913 में मदाम कामा से मिलने फ्रांस पहुंचे तो मदनलाल ढींगरा का जिक्र निकल पड़ा। तू आदिनाश है या मदनलाल ढींगरा? तू वापस आ गया मदन? तू वापस आ गया अपनी माँ से मिलने? चल चल, हम दोनों सारे अंग्रेजों को मार देंगे। चल 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 ना मेरे साथ। चल, वो देख, वो रहा अंग्रेज। मार उसे, मार उसे। वो भाग गया, अब वो भाग गया। मार ना उसे, भाग गया वो। और फिर 1914 को प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। फिर इंग्लैंड ने भारत से हिंदुस्तानी फौजें लाकर मोर्चे पर अड़ा दी। तब मदाम कामा बंदरगाह पहुंच गई। मेरे वीर बच्चों, अंग्रेजों की तरफ से मत लड़ो। अरे, जिस भूमि पर तुमने जन्म लिया, जिस भारत माँ ने तुम्हारा लालन पालन किया, आज तुम उसी भारत माँ के मान को अपने पैरों तले रौंदने जा रहे हो। क्या तुम्हारी रगों में बह रहा खून ठंडा हो गया है? भारत माँ के शेर, अब तुम दूसरों के इशारों पर नाचोगे? क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि तुम इतना भी नहीं समझते कि तुम लोग उस देश की तरफ से लड़ने जा रहे हो जिसने हमारी भारत माँ को कैद कर रखा है? यदि अंग्रेजों की तरफ से लड़ोगे तो भारत माता के बंधन और दृढ़ होते चले जाएंगे। याद रखो, ये युद्ध हमारा नहीं है। तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है। तुम्हें मरने के लिए मोर्चे पर भेजा जा रहा है। अपनी मातृभूमि को गुलाम बनाने वालों की ओर से तुम लोग मत लड़ो। इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध में मित्र देश थे। उन्होंने कामा से डरकर उन्हें एक पुराने किले में कैद कर लिया।
4 साल तक उन्हें नजरबंद रखा गया। युद्ध की समाप्ति पर उन्हें छोड़ा गया। तब उनके स्वास्थ्य का सर्वनाश हो चुका था। उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था। उन्होंने अपने अंतिम दिन पेरिस की एक अंधेरी गली के मकान में बिताए। फिर उन्हें भारत लौटने की अनुमति मिल गई। उन्होंने बीमार हालत में समुद्री यात्रा की। जिस समय उन्होंने भारत छोड़ा था उस वक्त वे युवती थी। अब 70 वर्ष की वृद्धा होकर भारत लौट रही थी। 8 महीने अस्पताल में रहने के पश्चात 16 अगस्त 1936 को वो इस दुनिया से चल बसी। नवीन, मुझे लगता है उनकी मृत्यु किसी शहादत से कम नहीं। अरे फांसी लगने से ही कोई शहीद कहलाए, ये जरूरी थोड़ी है। चलिए, भोजन तैयार है। अरे भैया, महाराज ने भोजन लगा दिया है, चलिए भोजन कर लीजिए। नहीं नवीन भाई, उस महान क्रांतिकारी की गाथा सुनकर नहीं, आज मादाम कामा की स्मृति और शहादत में हम लोगों का आज उपवास है। धन्य है भारत देश। धन्य है हम कि हमने भारत में जन्म लिया। जय हिंद। निर्देशन मॉरिस लाजरस। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।